हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी व्यापम द्वारा 2019 में लिए गए है ना लैब टीचर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को। फिजिक्स वाला पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, एक समतल उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर की एक समतल वाले सतह को है ना सिल्वर कर दिया जाता है, रजतीकृत कर दिया जाता है, मतलब सिल्वर पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में फोकस दूरी एफ का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, ये है एक समतल उत्तल लेंस है ना, ये जो है समतल है और एक साइड उत्तल है। ठीक है, तो इसका जो समतल वाला भाग है तो इसको है ना सिल्वर कलर कर दिया जाता है। ठीक है, सिल्वर कलर कर दिया जाता है। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर। तो इधर कहीं आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका यहाँ पर है ना इमेज बनेगा 20 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है जो रजतीकृत कर दिया जाता है तो उसके बाद जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले कितना था, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है फोकल लेंथ कितना होगा उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नेट पावर कितना होता है, नेट पावर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब समतल उत्तल लेंस का जो नेट पावर पी होता है वो एफ अपॉन टू होता है, एफ अपॉन टू। ठीक है, कितना होता है, एफ अपॉन टू जो नेट पावर होता है। और एफ कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो 20/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 10 जो फोकल लेंथ होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इस तरीके से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले से बनाया हुआ है। फोकल लेंथ कितना है जो टोटल फोकल लेंथ है एफ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 2 अपॉन एफ प्लस 1/f है ना, 1/f1। तो यहाँ पर ये f1 है, एफ एम है ना, एफ एम। ठीक है, यहाँ पर एफ एम जो है मतलब जो जिसको हम रजतीकृत कर दिए हैं है ना, तो उसका जो सिल्वर वाला भाग है उसका फोकस दूरी है। तो वो जो है मिरर है, दर्पण है ना, क्योंकि ऐसा सीधा है वो। ठीक है, ठीक है सीधा है और ये बन जाता है दर्पण। ठीक है, अब रजतीकृत करने के बाद ठीक है, तो इनिशियली उसका जो फोकस कितना होगा, इन्फिनिटी है ना, क्योंकि यहाँ ये तो सीधा है ना, ऐसा है ना, ये कर्व्ड पाथ कर्व्ड नहीं है ना, ना तो वो कॉन्वेक्स लेंस है ना ही कॉन्केव लेंस है, वो सीधा मिरर के जैसा है या फिर ग्लास के जैसा है, तो उसका जो फोकस होगा इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए ये जो फार्मूला है ऊपर वाला, इसमें ये नीचे वाला भाग इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एफ़ का वैल्यू कितना होगा, एफ़ का वैल्यू होगा 1/f का वैल्यू होगा 2/f है ना, जहाँ पर ये एफ कैपिटल एफ है ना। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर एफ का वैल्यू है 20। ठीक है, तो 1/f का वैल्यू हो जाएगा 1/f का वैल्यू हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, वही चीज़ है जो नेट पावर होता है दोनों कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, वो उसका होता है f/2 है ना, डायरेक्ट f/2, या ये जो पावर है वही है उसका जो कुल मतलब फोकस दूरी दोनों का कंबाइन करके। ठीक है, तो f के वैल्यू 20 रखेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि +5 डायोप्टर के दो लेंस कुछ दूरी पर इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि तुल्य क्षमता हमेशा ऋणात्मक रहती है, तो यह दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो दिया हुआ है दो लेंस हैं एक दूसरे से है ना व्यवस्थित हैं इस प्रकार से कि उनकी क्षमता जो है हमेशा ऋणात्मक रहती है, तो वह दूरी कितनी होगी, मतलब कितनी दूरी पर वे व्यवस्थित होंगे तो वह क्षमता हमेशा ऋणात्मक बनी रहेगी। ठीक है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है +5 डायोप्टर है ना,
तो पावर है वो, ठीक है। तो कुल पावर, नेट पावर दो लेंसों का जो है कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसका नेट पावर P इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2 माइनस P1 D इंटू P1 P2, जहाँ पर D जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो अब इस नेट पावर का वैल्यू हमेशा निगेटिव आता है बोल रहा है क्वेश्चन में। तो नेट पावर का वैल्यू निगेटिव आने के लिए ये वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए और ये जो माइनस में है वो उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो डी P1 P2 शुड बी ग्रेटर देन P1 प्लस P2, ठीक है। तभी ये जो नेट पावर का वैल्यू है वह माइनस में आएगा। तो डी P1 P2 शुड बी ग्रेटर देन P1 प्लस P2, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम दोनों का पावर का वैल्यू कितना है, +5 डायोप्टर, ठीक है। तो D इंटू 5 शुड बी ग्रेटर देन P1 प्लस P2, दोनों के एडिशन से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पर भी 5 रखेंगे, कितना हो जाएगा 10, है ना। 5 + 5 5 + 5, तो D25 शुड बी D25 शुड बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो D शुड बी ग्रेटर देन 10/25, ठीक है। D इज ग्रेटर देन 10/25, है ना। और इसको परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। परसेंट में निकालना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 4 जा 100, तो ये हो जाएगा 40, है ना। D इज ग्रेटर देन 40, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। कितने का डिस्टेंस होना चाहिए, तो 40 सेंटीमीटर, तभी जो है वो कॉम्बिनेशन का वैल्यू, उसका नेट पावर का वैल्यू जो है हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिखाए गए परिपथ में ए जो है एमीटर है और वी जो है वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का पार्ट कितना होगा, ये देखिए वोल्ट मीटर जो है लगा हुआ है, ठीक है, और ए जो है एमीटर है, दोनों लगे हुए हैं इस सीरीज में। तो उसका वैल्यू कितना होगा वोल्ट मीटर का, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। इसमें बैटरी भी लगा हुआ है और बैटरी लगा हुआ है और 2 वोल्ट का, और उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, अब सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है 1 ओम के 2 रजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा वोल्ट मीटर का रीडिंग, ठीक है। हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है IR, है ना। V इज इक्वल टू होता है IR। अब जो है ये आइडियल केस में क्या होता है, I का वैल्यू, है ना, मतलब अमीटर का जो है रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस, है ना, क्या होना चाहिए, 1 मिनट। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर RA शुड बी कितना होना चाहिए, 0। और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आइडियल रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो है 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है ना, आर वी का वैल्यू इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में, ठीक है, क्या होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू 0, ठीक है। रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, मतलब वोल्ट मीटर में रीडिंग कितना आएगा, 0, ठीक है। वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगा आपका 0, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टेलीविजन ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन पुंज क्षैतिज तल में दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर रहा है ना, ऐसा साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर है,
पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका घटक ऐसा नीचे की ओर है। ठीक है, यहाँ पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका घटक नीचे की ओर है। ये इलेक्ट्रॉन की गति इस प्रकार से है, ऊपर मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर, है ना। तो अब बल का दिशा किधर होगा? तो हम जानते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, अगर हम अपने हाथ के तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली और अंगूठे को फैलाएं, है ना, एक दूसरे से परपेंडिकुलर इस प्रकार से करें, तो जो अगर इस कंडीशन में हम, है ना, फोर्स का जो सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसको तर्जनी उंगली में ले और वह नीचे की ओर डिनोट करे, है ना, इस प्रकार से ये जो है नीचे की ओर जाए। ठीक है, ये तर्जनी उंगली का है। मध्यमा उंगली जो है ना, यह इस डायरेक्शन में आए, इस डायरेक्शन में। अब इसमें जो बोला जा रहा है, ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के गति करने का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो करंट गति करेगा नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब ये, है ना, इस ओर आएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। ये नीचे की ओर हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, नीचे की ओर, है ना। करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर, तो फोर्स का डायरेक्शन इस ओर लगता है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट डायरेक्शन की ओर लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर है, पूर्व दिशा की ओर होगा। ठीक है, जो बल का वैल्यू है, फोर्स का जो डायरेक्शन है उसका, है ना, जो दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, वह पूर्व की ओर होगा। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। तो कोई भी डाउट हो आपका तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।